मैं बंगले में नौकरी करती थी तो अपनी मासूम बेटी को साथ ले जाती। बंगले वालों को अच्छा खाना खाते देखकर मेरी बेटी भी जिद करने लगती, पर मालिक हमें सिर्फ दाल और चटनी देते। जो पनीर या अच्छी सब्जी होती उसे घर के कुत्तों को खिला देते। एक दिन मालकिन से मैंने कहा कि बेटी के लिए बचा हुआ अच्छा खाना दे दो, तो मालकिन हंसने लगी और कुत्ते के बर्तन से उठाकर पनीर का एक टुकड़ा दे दिया। मेरा दिल फटने लगा। मैं बेटी को लेकर फौरन अपने क्वार्टर में आई और भगवान के सामने बैठकर रोने लगी। मैंने अपनी बेटी को दाल चटनी खिलाकर सुला दिया, पर खुद मैं सारी रात सो न सकी। लेकिन जब अगले दिन काम करने बंगले पर आई तो दंग रह गई। बंगले पर सारे मोहल्ले वालों की काफ़ी भीड़ जमा थी, क्योंकि वहाँ तो मैं किचन का काम ख़त्म करके थकान से दूध चूर होकर चारपाई पर लेट गई और आंखें बंद कर लीं। अचानक मेरी बेटी, जो अभी सिर्फ 4 महीने की थी, उठ गई और रोने लगी। उसका इस तरह से रोना बिना वजह नहीं था, वो भूख की वजह से रो रही थी। दूध का डिब्बा कब का ख़त्म हो चुका था और इस बात को लेकर मैंने अपने पति को सुबह ही याद दिलाया था, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। अब आलम यह था कि वो मेरे बदलने पर भी चुप नहीं हो रही थी। मैं उसे कभी गोद में लेकर बैठती और कभी उसे कंधे से लगाकर कमरे में टहलने लगती, लेकिन आखिर वह छोटी सी बच्ची थी, भूख पर कितना सब्र करती। अब तो बदलने से भी चुप नहीं हो रही थी और उसे उठाते उठाते मेरे कंधे और बाजू बहुत ज़्यादा दर्द करने लगे थे। रात के सन्नाटे में मैं सोच रही थी कि उसके लिए भला ऐसा क्या करूं कि वह खामोश हो जाए। मैं बस परेशानी में यही सोच रही थी कि अचानक दूसरे कमरे में लेटा हुआ मेरा पति, जो मोबाइल चलाने में व्यस्त था, गुस्से भरी आवाज़ में जोर से चीखा, किधर मर गई हो तुम? बच्ची इतना क्यों रो रही है? उसकी तेज चिंगारती हुई आवाज़ ने मेरे दिल को तोड़ दिया। जब से बच्ची पैदा हुई थी, मेरे पति ने तो इस कमरे में आना ही छोड़ दिया था। वह बस अपनी ज़रूरत के हिसाब से कमरे में आता और फिर अपनी ज़रूरत पूरी करके इस कमरे से वापस चला जाता। मैं रात भर बच्ची की वजह से अगर जागती थी भी तो उसे कोई परवाह नहीं। वह तो मज़े से बगल वाले कमरे में बहुत ही सुकून से सोता रहता। मेरा भरा पूरा ससुराल था, जहाँ लड़के तड़के सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। पूरा दिन काम करते करते मेरी जान गले में अटक जाती और जब मैं सोने के लिए कमरे में जाती तो बच्ची मुझे सुकून से सोने नहीं देती थी। पेट भरकर दूध न मिलने की वजह से वह अक्सर रात को जागती, रोती रहती और मुझे भी जगाती। रोज़ रोज़ की इन सब मुसीबतों की वजह से न सिर्फ मेरी सेहत खराब होती जा रही थी, बल्कि मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी भी हो गई थी। शादी को भी 1 साल ही हुआ था, लेकिन 1 साल में मैं एक दिन भी खुश नहीं रह पाई थी। शादीशुदा ज़िंदगी ने मुझे 1 साल के अंदर अंदर ही इतना थका डाला था कि कभी कभी मुझे लगता था कि बस अब मेरी हिम्मत ख़त्म हो चुकी है। अभी मैं नैना को चुप करवाने की कोशिश कर ही रही थी और नींद भी तेज़ आ रही थी, जिस वजह से मेरी आंखें बंद हो रही थीं और थकान से पूरा शरीर टूट रहा था। लेकिन नैना वह तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर मुझे गुस्सा आने लगा, लेकिन जब उसके मासूम चेहरे पर मेरी नज़र जाती तो फिर गुस्सा झाग की तरह बैठ जाता और फिर मुझे अपनी बेबसी पर रोना आने लगता। जब बच्ची का रोना बिल्कुल भी बंद नहीं हुआ और अब उसके रोने में शिद्दत और भी ज़्यादा बढ़ गई थी, तो मैंने चाहते हुए भी बच्ची को लेकर अपने पति के कमरे में गई। लेकिन मजाल है, जो उसने मेरे कमरे में आने को नोटिस किया हो, वो तो मोबाइल में मगन मज़े से लेटा हुआ था। फिर मैंने उसे धीरे से पुकारा, अजय सुनिए, दूध बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अगर दूध का डिब्बा न मिल जाए तो कम से कम खुला दूध ही बाज़ार से ले आइए। रात के इस वक्त उसने भौहें चढ़ाकर पूछा, तो तुम्हें पहले ये सब याद क्यों नहीं आया? अब रात के इस वक्त में भला कहाँ से दूध लेकर आऊँ? मैं तेज़ी से बोली, जाहिर सी बात है बच्ची भूखी है। पानी मिला हुआ दूध मैं इसे सुबह से पिलाती रही हूँ, इस वजह से इसका पेट नहीं भर पाया है, इसलिए अब कुछ न कुछ इंतज़ाम तो करना ही होगा। मैंने अपने अंदर उठते हुए गुस्से को बखूबी दबाते हुए अपनी आवाज़ को नरम रखने की कोशिश की, लेकिन
अंदरूनी तौर पर मुझे बहुत ज़्यादा उलझन महसूस हो रही थी। उसने मोबाइल एक तरफ रखा और मेरी तरफ देखते हुए कहा, तो तुम्हें पहले यह सब याद क्यों नहीं आया? अब रात के समय इस वक्त मैं कहाँ से दूध लाऊं? मैंने कहा, मैंने तो आपको सुबह ही बता दिया था, बाजार अभी बंद नहीं हुआ होगा, अब एक बार जाइए तो सही। दिल में मुझे उम्मीद थी कि वह समझ जाएगा, लेकिन ये मेरी बात पर हंसने लगा, जैसे कि मैंने कोई बहुत बड़ा मजाक किया हो। अभी और इस वक्त तुम्हारा दिमाग खराब हो तो नहीं हो गया है क्या? रात के इस वक्त मैं बाहर जाऊंगा? मैंने कहा, अगर आप बाहर नहीं जाएंगे तो क्या यह बच्ची रात भर भूखी से लगती रहेगी? अजय ने कहा, तो मैं क्या करूं? अब जब दूध खत्म होने वाला था तो तुम्हें सही समय पर बंदोबस्त करना चाहिए था। उसकी आवाज़ में चिड़चिड़ापन और ज़्यादा बढ़ गई थी। मैंने उससे कहा, सही समय पर इंतजाम मैं कहाँ से करूं? अगर आप मुझे पैसे दे दिया करें तो फिर मैं खुद ही ले आया करूं। मेरी बात पर एक पल के लिए खामोश हो गया, फिर सख्त लहजे में बोला, तुम हर बात मेरे सिर पर क्यों डाल देती हो? तुम्हें खुद भी तो कुछ करना चाहिए ना। मैंने कहा, आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए? इस बात पर फिर से चिल्लाकर बोला, आखिर मैं ऐसा क्या करूं? नौकरी आप मुझे करने नहीं देते, वरना मैं कभी की दूध के डिब्बे के लिए आपकी मिन्नत ना करती। नौकरी, और वो भी तुम। शकल देखिए अपनी, भला कौन तुम्हें नौकरी देगा? आखिर तुम्हारे पास है ही क्या काबिलियत? वह बोला। मैंने कहा कि झाड़ू पोछा तो कर ही लूँगी, अगर और कुछ नहीं कर सकी तो। अच्छा, अब हमारे परिवार की औरतें लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करेंगी? बस तुम भिखारी लोगों की यही तो औकात है, यही सोच है। एक तरफ वह मुझ पर तानों के तीर चला रहा था, तो दूसरी तरफ बच्ची के रोने की आवाज़ मुझे पागल कर रही थी। इस बहसबाजी से कोई भी नतीजा नहीं निकलने वाला था, लेकिन बच्ची की वजह से मुझे उसके सामने बोलना पड़ रहा था। मैंने अपने गुस्से को दबाते हुए एक बार फिर कहा, जय, यह आपकी बेटी है, अगर आपको मेरी ज़रूरत का ख्याल नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अपनी बेटी की जिम्मेदारी तो समय पर पूरी कीजिए। मैंने आपको सुबह ही सही समय पर बता दिया था, लेकिन आपने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो बड़ी ही ठिठाई से बोला, मेरा इस वक्त बाहर जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, लिहाजा अपनी इस मनहूस शक्ल लेकर यहाँ से चली जाओ। उसके ऐसे सब सुनकर मेरे अंदर गुस्सा भड़क उठा। अजय, हमारी बेटी भूखी है, वो भूखी की वजह से रो रही है, और आप अपना मूड लेकर बैठे हैं। लापरवाही की भी हद होती है। मेरी बात को नज़रअंदाज करते हुए उसने फिर से मोबाइल उठा लिया। उसकी इस बेदर्दी पर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपनी बेटी को देखा जो भूख से बेचैन थी, तो मेरी बेबसी और बढ़ गई। वो बेड पर मज़े से लेटा हुआ मोबाइल में खोया रहा। मेरी बेटी का रोना, मेरी बेबसी और मेरे पति की बेरुखी से सब कुछ मुझे अंदर ही अंदर तोड़ रहे थे। उसका ऐसा व्यवहार मेरे लिए नया नहीं था, लेकिन आज मेरी सहन शक्ति की हद पार हो चुकी थी। मैंने कहा, ठीक है, आप घर में रहिए, मुझे पैसे दीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी। यह सुनकर वह उठकर बैठ गया और खूंखार नज़रों से मुझे देखकर बोला, तुम कहीं पागल तो नहीं हो गई हो? मैं फट पड़ी, हाँ हो गई हूँ पागल। क्यों? तुमने ही मुझे पागल बना दिया है। ना तो तुम मेरी जिम्मेदारी उठाते हो और ना अपनी बेटी की। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? अगर तुम नौकरी कर रहे होते तो आज हमारे हालात इतने बुरे न होते। मेरे तल्ख लहजे से वो बौखला गया। वो मेरे पास आया, मेरी कलाई को जोर से मरोड़ते हुए घुर्राया। बात जुबान चलने लगी है तुम्हारी? अगर इतना ही बोलना है तो सुबह होती ही अपने मायके चली जाना। तुम्हारी जैसी जुबान लड़ाने वाली औरत को मैं एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं भी तैस में आ गई और टूटे हुए लहजे में बोली, जब तुम्हारे पास किसी बात का जवाब नहीं होता ना, तो मारपीट करके मुझे चुप करवाते हो या मायके भेजने की धमकी देते हो, लेकिन खुद को सुधारने की कभी कोशिश नहीं करते। चुप कर, बदतमीज औरत। हर वक्त तुम्हारी नौटंकी ख़त्म नहीं होती। बेटी पैदा करके तुमने कौन सा एहसान कर दिया है जो इतनी लंबी जबान खोल रही हो? उसके इन शब्दों ने मेरा दिल चीर दिया। जब से नैना पैदा हुई थी वो मुझे बेटी होने के ताने देता था।
उसकी ये बातें मुझे अंदर ही अंदर मार रही थी। चल निकल जा यहाँ से। पता नहीं क्या मुसीबत गले पड़ गई। मैं तड़प कर बोली, अगर अपनी जिम्मेदारियां नहीं उठा सकते थे तो शादी क्यों की? खुद भी परेशान हो और हमें भी बेइज्जत कर रखा है। यह सुनकर वो आग बबूला हो गया और मुझ पर टूट पड़ा। उसने मुझे इतना मारा कि मेरे कपड़े भी फट गए और फिर उसने मुझे कमरे से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। दरवाज़ा अंदर से बंद करके वो फिर लेट गया। मेरी बेटी सोच शराबे से सहम गई थी। उसकी हालत देखकर मैं रोने लगी। मैं नैना को गोद में समेटा और चुपचाप अपने कमरे की ओर चली गई। मेरे दिल में तूफान उठ रहा था, लेकिन उस वक्त मैं सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोच पा रही थी। मैं तुरंत दुपट्टा उठाया और घर से बाहर निकल गई। जैसा कि मैं शुरुआत में कहा था, मैं एक भरे पूरे ससुराल में शादी करके आई थी। जब मेरा पति मुझसे मारपीट कर रहा था तो ससुराल का कोई भी सदस्य मुझे बचाने नहीं आया। मेरी सास, ससुर, नंद, देवर सब घर में मौजूद थे। उनके कमरे की लाइटें जल रही थी, यानी वो जाग रहे थे, लेकिन किसी ने भी मेरी बच्ची के सिर पर हाथ नहीं रखा, ना मुझे गले लगाकर यह एहसास दिलाया कि उनका बेटा गलत है। मैं शादीशुदा जिंदगी में बहुत कुछ चुपचाप सहा। अपने मायके में कभी भी कुछ नहीं बताया, लेकिन बेटी पैदा होने के बाद जो बर्ताव और बदसलूकी मेरे साथ हो रही थी वह अब सहना मुश्किल हो गया था। अब मामला मेरी बेटी की भूख का था। मैं खुद भूखी रह सकती थी, लेकिन अपनी बेटी को भूखा। वैसे भी मैं ठान चुकी थी, अगर ये लोग मुझे रोकेंगे भी तो मैं नहीं रुकूंगी। चारों तरफ अंधेरा फैल चुका था। गली से बाहर निकली तो बाजार अभी भी खुले हुए थे। मेरे दिल में एक हुक सी उठी और मैं तेज तेज कदमों से अपने मायके की तरफ जाने लगी। ससुराल से मेरे मायके का घर सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था। वैसे ही मैं अपने घर में दाखिल हुई, मेरी माँ सीने पर हाथ रखकर एकदम से उठकर खड़ी हो गई। मुझे इस वक्त देखकर वह टहल सी गई। मेरे भाई जो शादीशुदा थे भी एकदम से उठकर कमरे से बाहर निकल आए। अपनों के बीच जब आप खुद को गिरा हुआ महसूस करते हैं तो कितना असुरक्षित और अकेला महसूस होता है, यह तो मेरा दिल ही उस वक्त जानता था। मैं उन सबको अपने आसपास देखकर जज्बाती हो गई और रोने लगी। माँ ने मेरी आंखों में देखकर कहा, क्या बात है, तुम इस वक्त यहाँ? सब ठीक तो है ना? तुम रो क्यों रही हो? अजय ने कुछ कह दिया क्या? एक ही सांस में माँ ने मुझसे ढेर सारे सवाल कर डाले। मेरा भाई भी मुझे टकटकी बांधे खामोशी से देख रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तभी मेरा दूसरा भाई पवन थोड़े गुस्से में आकर बोला, तुम हमें सारी बात बताती क्यों नहीं? क्या किया है अजय ने जो तुम रात के इस वक्त रोती सोती घर में आ गई हो? कुछ बताओगी तो पता चलेगा या फिर हम खुद जाएं और वहाँ पता करें? वह एकदम से उठकर खड़ा हो गया। मैं रोती हुई आंखों से उसकी तरफ देखकर सिर हिलाया। वहाँ जाने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ायदा ही नहीं है। इस बात पर मेरे भाइयों के चेहरे चिंता से भर गए। मैंने धीमे स्वर में कहा, क्या थोड़ा दूध मिलेगा? मेरी बच्ची बहुत भूखी है। तो मेरी भाभी एकदम से उठी और कहने लगी, थोड़ा सा दूध क्यों? इसके लिए दूध की कोई कमी है क्या? मैं अभी गर्म करके लाती हूँ, तुम परेशान मत हो। भाभी की बात सुनकर मेरे आंसू बहने लगे। माँ ने नैना को गोद में ले लिया। मैं दुखते हुए शरीर के साथ जैसे ही दुपट्टा उतारने लगी तो मेरे भाई मेरे फटे हुए कपड़े देखकर सड़ने रह गए और माँ ने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। मेरे फटे हुए कपड़ों में से जो शरीर दिखाई दे रहा था वो पूरा नीला पड़ा था। मेरे भाइयों ने आंखें बंद कर ली। अपने कमरे में मौजूद मेरी भाभी ने मुझे अपने कपड़े देते हुए कहा, तुम कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। मैं चुपचाप कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। जब बाहर निकली तो भाई, भाभी और माँ चुपचाप मेरी तरफ देखने लगे। मैं भी बिना कुछ कहे उनके बीच बैठ गई। कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं थी। मेरी हालत ही मुझ पर बीते जुल्म की गवाही दे रही थी। माँ ने नैना को दूध पिला दिया। अब वह आराम से सो रही थी।
लेकिन नींद में भी उसे बार बार झटके लग रहे थे। कभी वो रोने वाला मुंह बना लेती तो कभी बुरी तरह चौंक जाती। इतनी छोटी बच्ची जो हमारे झगड़े और तनाव के असर से परेशान हो रही थी, उसे सुकून की नींद भी नसीब नहीं हो रही थी। माँ ने नैना को अपने बेड पर सुला दिया। भाभी ने ज़बरदस्ती मुझे हल्का गर्म हल्दी वाला दूध पिलाया। फिर मेरे भाई मेरे सिर पर हाथ रख कर अपने कमरे में यह कहते हुए चले गए, तुम्हारे इन सारे मामलों का हल अब हम सुबह निकालेंगे, इसलिए तुम सुकून से सो जाओ। तुम्हारे भाई जिंदा हैं, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम कोई लावारिस नहीं हो कि कोई तुम्हारे साथ जुल्म कराए और हम देखते रहें। हम उन लोगों से तुम पर किए गए एक एक जुल्म का हिसाब लेंगे। भाई अपने कमरे में जा चुके थे। अब मैं, माँ और नैना उस कमरे में अकेले रह गए। माँ बेआवाज़ रोने लगी। मुझे उनका यूँ रोना देखा नहीं गया। मैं तो उठकर बैठ गई। माँ चुप हो जाइए, क्यों रो रही हो? अब मैं रोऊं भी ना, आखिर चाहती क्या हो तुम? माँ बोली, मेरी एक ही तो बेटी थी, वो भी खुशी नहीं है। दूसरों की बेटियों को देखो, तुम्हारी भाभियाँ इस घर में आराम से हंसती खेलती हैं, आज़ादी से खाती पीती हैं और इस घर की मालकिन बनी है। लेकिन जो इस घर की अपनी बेटी है, वह रात के इस वक्त फटे कपड़ों और नीले शरीर के साथ घर में दाखिल होती है तो मेरा दिल न फटे तो क्या हो? कैसा नसीब है तुम्हारा। सब लोग मौज से मुझे बाहर आता हुआ भी देखकर उन्होंने देखा था, लेकिन किसी ने भी नहीं रोका ही नहीं। सोच रहे होंगे अच्छा है। सर से बाल चली गई। माँ ने कहा, और यह तुम्हारा पति, उसे भी तुम पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आई? आखिर तुम लोगों की लड़ाई किस बात पर हुई थी? तो मैं एकदम से नजरें चुराने लगी। मैं नहीं चाहती थी कि उनके सामने लड़ाई की असली वजह लेकर जाऊं। मुझे चुप देखकर माँ उठकर बैठ गई और बोली, क्या बात है? मैंने कुछ पूछा है तुमसे? तो मैंने कहा, नहीं, बस कुछ नहीं, वही रोजाना की छोटी मोटी बातें। अगर छोटी छोटी बातें ही हैं तो बताओ मुझे, आखिर ऐसा क्या है, कुछ तो पता चले। कहीं ऐसा तो नहीं कि सब में तुम्हारी कोई गलती हो। याद रखो, अगर तुम्हारी गलती निकली तो फिर यह कोई अच्छी बात नहीं होगी। अपनी माँ के मुंह से यह सुनकर मैं उन्हें दुखी नज़रों से देखने लगी। मेरी यह हमेशा से आदत रही थी कि अपने ससुराल की कोई भी बात मैं पूरे तरीके से माँ को नहीं बताती थी। और नैना की पैदाइश के बाद जब मेरी बर्दाश्त की हदें बिल्कुल ख़त्म हो गई थीं, तब भी मैं काफ़ी सारी बातें छुपा दिया करती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे भाई बहुत जज्बाती हैं और माँ हार्ट पेशेंट है। इसलिए मैं खुद पर ही सब कुछ चुपचाप सहती रहती थी। माँ मुझे खोजती हुई नज़रों से देखते जा रही थी। जब मैं तकिए पर सिर रख के अपने शरीर के दर्द की टीस से अपना ध्यान हटाने की बार बार कोशिश कर रही थी, माँ एकदम उठकर मेरे पास आ गई और मेरे सिर पर हाथ रखकर बोली, क्या सोच रही हो? तुम्हारे दिल में जो भी है वह तुम मुझे बात क्यों नहीं बता रही हो? माँ बेटी तो एक दूसरे की हमराज होती हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने दिल का बोझ मेरे सामने हल्का कर लो। उनकी ये बात सुनकर मेरी आंखों में नमी आ गई और मैं उठकर बैठ गई। माँ, आपको अजय का तो पता ही है, नौकरी तो कोई खास करता नहीं है, बस 2-3 महीने ही नौकरी करता है और फिर तुरंत ही उसे छोड़कर बैठ जाता है। पहले हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे तो वह नौकरी छोड़कर बैठ भी जाता था, तब भी पेट की आग बुझाने के लिए कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिल ही जाती थी। लेकिन जब हर दूसरे तीसरे महीने ऐसा ही होने लगा तो मेरी देवरानी लड़ने लगी, पूरा घर मेरे ही पति की कमाई से चल रहा है। बिजली का बिल, गैस का बिल, घर के खर्चे सब उसी की जेब से जाता है। जब बड़ा भाई कुछ भी नहीं करता, हमारी भी बच्चे हैं, हमने किसी घर का ठेका तो नहीं उठा रखा है। इस बात पर सास ससुर ने खामोशी ओढ़ ली थी। भला बोलते भी क्या, क्योंकि वो अपनी जगह बिल्कुल सही बात कर रही थी। महंगाई भी तो देखिए आजकल के दौर में, भला कौन किसी का बोझ उठाएगा। और फिर अजय कोई लाचार तो नहीं है, वह हट्टा कट्टा है, लेकिन हाथ पैर हिलाए बिना सारा दिन चारपाई तोड़ता रहता है। तो भला ऐसे में कौन उसे चाहेगा? उसके तो अपने माँ बाप भी उससे परेशान हैं। कई बार मेरी सास मुझसे उलझ चुकी है कि जब से तुम शादी करके आई हो तब से अजय का काम धंधे में दिल ही नहीं लगता। तुम इसे समझाती क्यों नहीं? जब मैं उसे कहकर थक चुकी थी। अब तो हालात ये हैं
कि मैं अगर जरा सा भी बोलती हूँ तो वह एकदम से मुझ पर हाथ उठा देता है और अपना सारा गुस्सा मुझ पर ही निकालता है। कई बार मैंने अपनी सास को भी कहा कि मारपीट मुझे इसी बात पर करता है, लेकिन वह फिर भी मुझे बातें सुनाने से बाज नहीं आती। मैं सास ससुर की अलग बातें सुनती और देवरानी की नज़रें मुझे अलग खाती, और जब भी मैं किचन में जाती तो वह फ़ौरन मेरे सिर पर आकर खड़ी हो जाती और किसी भी चीज़ को हाथ लगाने नहीं देती। वह तुरंत बोलती, भाभी जरा सहूलियत से चीज़ों का इस्तेमाल करना, महंगाई बहुत है। अभी कल ही आपका देवर किचन का सामान भरवा कर लगा गया है, इसलिए एक एक चीज़ कायदे से इस्तेमाल करना। और फिर उसने बड़े तरीके से किचन का सारा अधिकार अपने हाथों में ले लिया। मुझे तो किचन का कोई काम करने भी नहीं देती थी। आटे से लेकर रोटी तक सब कुछ उसने अपने कब्जे में कर लिया। मुझे तो अपना वजूद एक भिखारी से कम नहीं लगता था। इतनी बेइज्जती होती रही मेरी, लेकिन फिर भी मैं जीती रही और चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती रही। लेकिन माँ, जब से नैना पैदा हुई है तो उसकी भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं खुद तो भूखी रह सकती हूँ, लेकिन इतनी मासूम सी जान को जब भूख से बिलबिलाता हुआ देखती हूँ तो फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो जाता। जब से देवरानी को यह पता चला कि नैना खुला वाला दूध पीती है, क्योंकि डब्बे का दूध तो सिर्फ 1 या 2 बार ही आया, उसके बाद अजय ने दूध का डिब्बा लाया ही नहीं, तो मैं घर में जो खुला दूध आता था उसमें पानी मिलाकर नैना को दे दिया करती थी। लेकिन जब से देवरानी को यह पता चला कि मैं उसमें से दूध निकालती हूँ तो उसने दूध फ्रिज में रखकर ताला लगा दिया और मेरे मांगने पर ही वो मुझे दूध नहीं देती थी। आप सोचिए कि माँ अपने पति के होते हुए अपनी बेटी का खाना अपनी देवरानी से मांगती हुई कैसा महसूस करती होगी। मेरी बात सुनकर माँ के आंसू बहने लगे। जब मेरा अपना दिल भी यह सब बातें दोहरा कर फटा जा रहा था, मैं सास से शिकायत करती तो उल्टा मुझसे ही लड़ने लग जाती। कहती, तेरी देवरानी भला क्या गलत करती है? उसका पति दूध के लिए पैसे देता है जिसमें से चाय बनती है, या फिर उसके बच्चे 1-1 गिलास ले लेते हैं। तुम्हें अगर अपने बच्चों के लिए दूध चाहिए तो अपने पति को बोलो कि वह उसके दूध का इंतजाम करे। अब बिजली गैस के बिल और घर के खर्चों के साथ साथ क्या वह तुम्हारी बेटी के दूध का खर्चा भी उठाएगा? और तुम तो वैसे भी तुम्हारे बस का नहीं है, तो कम से कम यह तो खुद से उठा लो। यह सब सुनकर मैं परेशान होकर अपनी सास की तरफ देखती रही। फिर कम से कम कहे तो उनका बेटा 1 रुपया भी नहीं लाता। एक दिन इसी बात पर मेरी और उसके साथ बहस हो गई और मेरी सास ने गुस्से से कहा, तुम्हें मैं आज से अलग कर रही हूँ। पूरे घर का खर्चा ना सही, लेकिन अपना खर्चा तो खुद करो। अपने पति से बोलो अब किसी न किसी तरह अपना बोझ तो उठाए। तो मैं उस दिन बहुत रोई, उन लोगों की बहुत मेहनत की कि वे लोग मुझे अलग ना करें। पति की हालत आपके सामने है, कमाता तो वह कुछ भी नहीं है, ऐसे में मैं क्या करूँगी? तो मेरी सास मुझे झड़क कर बोली, हमें क्या पता है कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं। हमारी तरफ से तुम बाहर में जाओ, लेकिन हम लोगों का पीछा छोड़ दो। मुझे जो किचन दिया गया वह ऐसा था कि उसमें बड़ी मुश्किल से सिर्फ खड़े होने की जगह थी। दहेज के जो बर्तन मुझे मिले थे वो मैं किचन में लाकर रख दिए, लेकिन खाली बर्तनों का क्या, मैं अचार डालती। पकाने को तो मेरा पति कुछ लाकर देता नहीं था, और अगर दाल सब्जी लाने को कह दूं तो लड़ाई करने लगता था। इस रोज़ रोज़ की लड़ाई से तंग आकर मैं चुप हो जाती। लेकिन अपने तो हद ही कर दी थी घर की और मेरी जिम्मेदारियों से, तो वह कब से छुटकारा लिए बैठा था। लेकिन जब बच्ची के दूध से भी वो अपनी जान छुड़ाने लगा, तब मुझे आकर होश आया कि यह तो किसी काबिल है ही नहीं। मैं भी किसके सामने अपना माथा पीट रही हूँ। डब्बे का दूध जिस तरह से खींच खींच कर टैंकर में पूरा करती थी वह मुझे ही पता है। नैना ने कभी भी पेट भरकर दूध नहीं पिया। वह बच्ची अक्सर भूखी रहती है और मैं ज़्यादा पानी में थोड़ा सा दूध मिलाकर उसे किसी तरह से पिला देती थी, तो अक्सर उसका पेट खराब रहता था। वह बीमार हो जाती थी तो दवा करने के लिए भी अजय पैसे नहीं देता था। अभी दूध ख़त्म होने से 1 दिन पहले मैंने उसे बताया
भीख दूध का डिब्बा लेकर आना है, लेकिन उसने कान पर जूं तक न रेंगी। फ्रिज में अच्छा खासा दूध पड़ा था, मैंने देवरानी से मांगा लेकिन उसने मुझे नहीं दिया। परेशान होकर फिर ऐसे कहा कि दूध ला कर दे दो, लेकिन वो टस से मस न हुआ। इसी बात पर बढ़ी और नौबत फिर मारपीट तक आ गई। माँ, और ऐसे कैसे चल सकता है? यह कोई एक दिन की बात तो है नहीं, पूरी ज़िंदगी है मेरे सामने। क्या मैं ऐसे ही कभी अपने जिए और कभी अपनी बेटे के लिए सबके सामने भीख मांगती रहूँगी? अब और नहीं होता मुझसे। इस बात पर माँ गहरी सांस लेकर खामोशी से उठी और अपने बेड पर जाकर बैठ गई। फिर बड़े ही दुख के लहजे में बोली, बेटियों की पैदाइश पर इसीलिए लोग घबराते हैं कि बेटियों के नसीब में अक्सर वो दुख देखने पड़ते हैं जिसको देखने के लिए ना तो हिम्मत होती है और ना ही दिल मानता है। तो जो लड़का शादी फिर बच्चे हो जाने के बाद भी अपनी जिम्मेदारियों को ना समझे, वो भला और कौन से ऐसे हालात होंगे जिनके बाद अपनी जिम्मेदारी को समझेगा? ऐसे गैर जिम्मेदार आदमी के बच्चे तो पैदा भी नहीं होने चाहिए। इस रोज़ रोज़ के रोने से तो बेहतर है कि तुम तलाक ले लो। मैं माँ की यह बात सुनकर सदमे में आ गई। यह ख्याल मुझे भी इस 1 साल की शादी में कई बार आया था, लेकिन फिर मैं डर जाती। लेकिन अब मुझे यह शब्द इतना डराता नहीं था, बल्कि उसके साथ रहने का डर ज़्यादा तकलीफ देता था। माँ ने मेरी तरफ देखा और फिर मुझसे पूछा, तुम क्या चाहती हो? तो उनकी बात सुनकर मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा कि माँ, मुझे कुछ भी नहीं पता कि मैं क्या चाहती हूँ, लेकिन मुझे यह पता है कि वह कभी नहीं बदलेगा। हमारे बीच लड़ाई ही इसी बात पर शुरू होती है। जब मैं उसे जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने लगती हूँ, मुझे भी आखिरी हाल अब यही दिखाई दे रहा है। अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। यह मेरा आखिरी फैसला है। कान खोलकर सुन लो। आज उसने तुम्हें इतनी बेदर्दी से मारा है, कल को भगवान न करे तुम्हें कोई ऐसा नुकसान पहुंचा दे जिससे तुम्हारी जान को हानि हो, फिर हम क्या करेंगे? माँ ने मुझे सोने से के लिए कहा और फिर खुद भी लेट गई। सुबह हुई तो मेरे भाइयों ने मुझसे फिर से रात को कुछ हुए हादसे के बारे में पूछा, तो मेरी जगह माँ ने उन्हें सारी बात बताई। तो मेरे चारों भाई उठकर कमरे से बाहर चले गए। उन्होंने मेरे पति को कॉल की और कहा कि फ़ौरन घर पहुँचे। तो मैंने मन ही मन कहा कि भाई बेकार में ही उसे फ़ोन कर रहे हैं, मैं जानती हूँ कि वह नहीं आएगा। माँ बोली, अगर वह नहीं आएगा तो हम लोग फिर उसके घर पर चले जाएंगे। आखिर इस बारे में बात तो करनी है ना, इस मामले को ऐसे तो नहीं छोड़ा जा सकता। चलो, अगर कोई बात होती है कि आदमी अपनी पत्नी पर हाथ उठाए और पत्नी की गलती हो तो समझ आता है। भला यह भी कोई बात थी कि उसने तुम्हें इस बात पर मारा? यह सुनकर मैं चुप हो गई, लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई जब कुछ देर बाद मेरा पति हमारे घर आ गया। उसका वही उखड़ा हुआ मिजाज, वही दंदनाता हुआ लहजा, वही आंखों में बेगानापन लिए वो हमारे घर में मौजूद था। और बजाय अपनी गलती मानने के वो उल्टा मेरे ही भाइयों को उन्हीं के घर में उल्टी सीधी बातें सुनाने लगा। तो मेरे भाइयों को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने उससे कहा कि तुम जैसा गैर जिम्मेदार आदमी हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। हम तुम्हारे मामले में इसलिए नहीं बोलते थे, चलो एक दिन कुछ तुम कभी तो सुधर ही जाओगे, लेकिन अब मामला हमारी बहन का नहीं बल्कि भांजी का भी है। तुम कम से कम उसके खातिर की ही कोई रोज़गार ढूंढो। आखिर ऐसे कब तक चलेगा? तो उल्टा मेरे भाइयों को धमकी देने लगा और ताना देते हुए बोला, अगर तुम लोगों को अपनी बहन इतनी ही प्यारी है तो फिर इसे अपने पास क्यों नहीं रख लेते? तो मेरे माथे पर इसे क्यों मारा हुआ है? उसकी बात सुनकर मेरे भाइयों को बहुत तेज गुस्सा आ गया। तो वे भी गुस्से में आकर बोले, अगर तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत ही नहीं थी तो फिर तुमने शादी क्यों की थी? हमें क्या पता था कि तुम एक निकम्मे इंसान निकलोगे? इस बात पर मेरे पति को गुस्सा आ गया और उसने मेरे भाई का गिरेबान पकड़ लिया। यह पहली बार था कि मुझे इस पर बिल्कुल भी रहम नहीं आया और न ही मेरे दिल में पत्नी वाली कोई हमदर्दी जागी। उसके कपड़े भी बिल्कुल उसी तरह फट गए थे जैसे उसने कल रात मेरे कपड़े मार पीट करके तार तार कर दिए थे। फिर उसी हालत में मेरे भाइयों ने उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया।
अब बात हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी और मैं जानती थी कि यह मामला किसी भी तरह से नहीं सुधरने वाला, क्योंकि 1 साल में मैं अजय को अच्छी तरह समझ चुकी थी। वह हद से ज़्यादा बेपरवाह इंसान था। एक बार जो बात वह अपने दिल में रख लेता वो बर्फ़ की तरह उसके दिल में जम जाती थी और फिर वह जल्दी नहीं बोलता नहीं बल्कि बदला जरूर लेता। पहले शायद तलाक नहीं होता, लेकिन इस हादसे के बाद मुझे पक्का यकीन था कि वह आज या कल में मुझे तलाक के कागज़ भिजवा देगा, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई। पूरे 3 दिन के बाद मुझे पता चला कि अजय की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई है। यह खबर सुनकर मेरा दिल बिल्कुल सुन्न पड़ गया। न तो मुझे इस खबर पर कोई खुशी महसूस हो रही थी और न ही दुख। पति के एक्सीडेंट की खबर पर मेरी हालत अजीब थी। वो हमेशा हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी से चला गया। ऐसे में मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसा व्यवहार करूं। हमारी शादी कभी भी खुशहाल नहीं रही। वह एक अजीब शोर शराबे वाली ज़िंदगी थी, लेकिन उसके मरने की खबर सुनते ही दिल में एक अजीब सा सुकून छा गया। मुझे अब अपने ससुराल तो जाना नहीं था, लेकिन न चाहते हुए भी मैं चली गई। मुझे अपने ससुराल वालों से बादलों की आशंका थी। वो मेरे साथ न जाने क्या करते, कितनी नफरत और ताने देते, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। मैं माँ के साथ जैसे ही अंदर दाखिल हुई, मेरी सास की ठंडी और इल्ज़ाम से भरी नज़रें मेरे दिल में तीर की तरह चुभने लगीं। वह एक लम्हा भी बिना गंवाए तुरंत फट से बोल पड़ी, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मर गया। तुम्हारे भाइयों ने उसे घर बुलाकर इतना बेइज्जत किया कि उसने अपनी जान ही ले ली। उनके शब्द मेरे दिल को चीरने लगे। जो मेरे पति की मौत का इल्ज़ाम मुझ पर डाल रही थी, मेरे भाइयों की बदसलूकी का सरेआम जिक्र कर रही थी, जिस वजह से परिवार के लोग भी अपने कानों को हाथ लगा रहे थे और मुझे सख्त नज़रों से घूर रहे थे। लेकिन मेरी सास यह नहीं बता रही थी कि उनके बेटे ने मुझसे किस तरह मारपीट की थी और कैसे मुझे घर से निकाला था, जिसके नतीजे में मेरे भाइयों ने इससे इस तरह का व्यवहार किया। वह तो इस हादसे को जानबूझकर आत्महत्या का रंग दे रही थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बार बार अपने बेटे की समझदारी का जिक्र ऐसे करती जैसे वो इतना भी बेवकूफ़ नहीं था कि सामने से आती गाड़ी को देखकर भी सड़क पार करता। उनका लहजा जहर से भरा हुआ था, इतना ज़्यादा कि वहाँ पर बैठना ही मुश्किल हो गया था। मेरे दिल में बहुत कुछ कहने के लिए था कि उस इंसान ने मुझे कभी भी इज्जत नहीं दी, कभी भी पत्नी का दर्जा नहीं दिया। अपनी बेटी की पैदाइश पर भी उसे कोई ख़ास खुशी नहीं हुई थी, लेकिन मैं चुपचाप उसकी आरती को देखती नहीं। मेरी आंखों में न आंसू थे न भेदभाव। हो जाने का कोई दुख ऐसा लगता था जैसे मेरे जज्बात बहुत पहले ही मर चुके हों। इस बेदर्द शादी में 1 साल कैसे गुजरा, यह तो मेरा दिल ही जानता है। जब नैना पैदा हुई, मैंने उम्मीद की थी कि शायद उस नन्ही सी जान को देखकर उसका दिल नरम पड़ जाएगा, लेकिन उसने तो जैसे कोई परवाह ही नहीं की। बच्ची की पैदाइश की खबर सुनकर वो मुझे अस्पताल में छोड़कर चला गया था और यह दुख भूलने जैसा नहीं था। लेकिन खैर, वो सारी बुरी यादें अब उसके साथ ही ख़त्म हो गई। उसकी अर्थी के घर से निकलते ही मेरी माँ मुझे वहाँ से लेकर अपने घर चली आई। ससुराल वालों ने न तो मेरा दहेज वापस किया, न ही मुझे कोई इज्जत दी। मेरे भाइयों ने उनका सम्मान तो किया, लेकिन उनके मन में एक और बात भी थी कि मेरे भाई चाहते थे कि मैं अपनी बेटी नैना को उनके हवाले कर दूं। वे कहते थे, आखिर तुम इसे साथ रख कर क्या करोगी? उसे आदमी की निशानी अपने गले में डालकर क्यों घूम रही हो? मैं अपने भाइयों की बातें सुनकर परेशान हो जाती। जब मैं दुखी होती तो मुझे और बातें सुना देते। तुम वहाँ पर थी, लेकिन तुम्हारी सास ने एक एक लम्हे का तुमसे हिसाब लिया, तो हम क्यों उनके घर का खर्चा उठाएं? इस बच्ची के अपने परिवार वाले फिर जिंदा हैं, तो अब वह लोग जाने और यह बच्ची जाने। तुम तुरंत नैना को उनके हवाले कर दो। यह सुनकर मेरा दिल बुरी तरह से टूट गया। नैना को छोड़ने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। अब तो वही मेरी ज़िंदगी का एकमात्र सहारा थी। माँ बनना आसान नहीं होता, और मैंने अपनी बेटी नैना के लिए सब कुछ बर्दाश्त किया था जो शायद कोई और नहीं कर सकता।
अपने पति की बेरुखी, ससुराल की नफरत, यहाँ तक कि अपनी विधवा होने का दुख भी नैना की मोहब्बत में दब गया था। अब जब मेरे भाइयों ने उस मासूम को मुझसे छीनने की बात की तो जैसे मेरे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। मैं नैना को नहीं छोड़ सकती थी। मैंने भाइयों के सामने साफ साफ फैसला सुनाया तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर हम तुम दोनों का खर्चा नहीं उठा सकते। बड़े भाई ने सख्त लहजे में कहा। मैं उनके इस बेदर्द रवैये से बहुत परेशान हो गई थी। मैं कभी भी नैना को उन लोगों के हवाले नहीं कर सकती थी। उन्होंने मुझे हमेशा बेकार समझा और नैना की पैदाइश के वक्त उसे बोझ कहा। उसके बाप ने तो कभी भी उसे गोद में लेकर प्यार नहीं किया था, तो फिर वो लोग उसे कैसे पाल सकते थे जिन्होंने पहले दिन ही उसे ज़िंदगी के अधिकार से वंचित कर दिया था। लेकिन मेरे भाइयों की बातें मेरी जान को धीरे धीरे खा रही थीं। मैं खामोशी से उनकी बातें सुनती रही। दिल में एक अजीब सी जंग चल रही थी। ससुराल वाले तो पहले ही मेरे नहीं थे और अब भाइयों के व्यवहार को देखकर लगता था कि वे भी मेरा साथ छोड़ने के करीब हैं, क्योंकि मेरे भाई अब मुझसे वैसे बात नहीं करते थे जैसे पहले किया करते थे। उनका व्यवहार भी हद से ज़्यादा उखड़ा उखड़ा सा रहता था। मैं अपने भाइयों के होते हुए भी बिल्कुल अकेली हो गई थी। अब न तो वो मुझे पहले की तरह पैसे देते थे और न ही नैना की ज़रूरत के खर्च। माँ ने एक दो बार मेरी तरफदारी करते हुए भाइयों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सख्ती से उन्हें चुप करा दिया। तो उनके बाद कभी कुछ नहीं बोली। शायद वो मेरी वजह से अपने बेटों से रिश्ते खराब नहीं करना चाहती थी। हम जिस पोर्शन में रहते थे उस पोर्शन में भाइयों ने किराए पर चढ़ाने का सोचा और माँ को अपने साथ ले जाने की बात करने पर, लेकिन फिर मैं किसके पास रहूँगी। चारों भाइयों में से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। मैं और माँ खामोश नज़रों से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। मैं यह बात बहुत अच्छे से जानती थी कि अब मेरे और माँ के बीच दूरियां आने वाली हैं, क्योंकि शायद माँ मुझे अपने साथ नहीं रख पाएगी और मेरे खर्चे जल्दी ही मेरे सामने आकर खड़े हो जाएंगे। वो माँ को अपने साथ ले गए और पूरा पोर्शन किराए पर चढ़ा दिया। मुझे एक कमरा देकर अकेला छोड़ दिया। मैं जीऊँ या मरूँ, कुछ खाऊँ, खा पाऊँ या भूखी रहूँ, यह अब उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। मैं हैरान थी कि ये भाई कैसे भाई हैं। वे अच्छे से जानते थे कि अब मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, फिर भी वे मेरी कोई माली मदद करने को तैयार नहीं थे। मैंने एक दो बार माँ से कहा भी तो माँ भी उनकी ही जुबान बोलते हुए कहने लगी, जब तुम्हारे भाइयों ने एक फ़ैसला कर ही लिया था तो तुम्हें चुपचाप उसे मान लेना चाहिए था। अब मैं क्या कर सकती हूँ। यह सुनकर मैं चुप हो गई। अपने मासूम बच्चों के साथ भूख का यह सफ़र तय करना मेरे लिए आसान नहीं था। ना तो मैं उसे छोड़ सकती थी, ना उसकी भूख को देख सकती थी। मैंने अपने सारे ही रिश्ते आजमा लिए थे। इस मुश्किल घड़ी में कोई भी मेरे साथ नहीं था। मैं जानती थी कि मेरी ज़िंदगी का सफ़र इतना आसान नहीं है और हाथ पर हाथ रखकर अब बैठा नहीं जा सकता। मुझे जल्द से जल्द काम ढूंढना था ताकि मेरी ज़िंदगी का पहिया अच्छे से चल सके। क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए मुझे अच्छे काम मिलने की उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन मैं हर तरह का काम करने के लिए तैयार थी, क्योंकि अब यह मेरी बच्ची का मामला था। अब मैं अपने भाइयों के हाथ की तरफ नहीं देख सकती थी। कोई लोग मुझे कुछ देंगे तभी मैं खाऊंगी। लिहाजा मैं काम की तलाश में बाहर निकली और एक बंगले में मुझे नौकरी मिल गई। लेकिन बड़ी दिक्कत नैना की थी। भला मैं उसे कहाँ छोड़ कर जाती। माँ ने कहा कि आप उसे रख लिया करें। माँ से कहा कि आप उसे रख लिया करें तो उन्होंने भाइयों के डर की वजह से साफ साफ मना कर दिया और कहा कि तुम इसे अपने साथ ही ले जाया करो। लिहाजा मजबूरी में मुझे अपनी मासूम बच्ची को ही बंगले में साथ लेकर जाना पड़ा। रोज़ आना जाना मेरे लिए आसान नहीं था, तो मालकिन ने मुझे बंगले के अंदर ही एक सर्वेंट क्वार्टर दे दिया। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और मेरी नैना अच्छी और समझदार बच्ची हो गई। मैंने उसे स्कूल में भी एडमिशन दिलवा दिया था ताकि वो मेरी तरह अनपढ़ न रहे। मुझे जो सैलरी मिलती थी वो सारी की सारी नैना की फीस और गाड़ी के किराए में खर्च हो जाती थी, लेकिन मेरा हाथ वैसे का वैसा ही तंग रहता। नैना जब बंगले वालों के बच्चों को देखती तो उसके दिल में सवाल उठते। वह मासूम थी, लेकिन उसकी आंखों में मैंने कई बार उन लोगों से
खुद को कमतर महसूस करने का एहसास देखा था। बंगले के बच्चे हर वक्त एक से एक शानदार खाना खाते, महंगे कपड़े पहनते और कभी कभार घूमने के लिए भी दूर दराज की जगहों पर जाते। वहाँ की बातें सुनकर नैना को भी इच्छा होती थी। मैं उसे हमेशा तसल्ली देती कि हम भी एक दिन बेहतरीन ज़िंदगी जिएंगे, लेकिन मेरी बातें शायद नैना को समझा नहीं पा रही थी। नैना कभी कभी बंगले के डाइनिंग टेबल पर सजे हुए खाने को देखकर मचलने लगती और कहती, माँ मुझे भी ये खाना चाहिए। उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशों पर मेरा दिल टूटने लगता, लेकिन मेरी सैलरी इतनी नहीं थी कि मैं वो शाही खाना अपने घर पर बना सकूं। एक दिन मैंने सोचा क्यों न मालकिन से थोड़ी सी बची हुई सब्जी मांग लूं, ताकि नैना को भी खुशी मिल जाए। जैसे तैसे हिम्मत इकट्ठा करके मैंने एक दिन मालकिन से कहा, मैडम अगर थोड़ी सी बची हुई सब्जी मिल जाती तो मैं उसे नैना को खिला देती। लेकिन मालकिन ने बड़ा सा मुंह बनाते हुए मुझे देखा। वह औरत हद से ज़्यादा कंजूस। मेरी बात सुनकर मुस्कुराई और बोली, सब्जी तो नहीं है, चटनियाँ ले जाओ। यह सुनकर मेरा दिल बैठ गया। एक दिन नैना ने मालकिन के कुत्तों को पनीर की सब्जी खाते देखा तो वह नज़ारा देखकर रो पड़ी और मुझसे कहने लगी कि माँ, मुझसे अच्छे तो ये कुत्ते हैं जो अपनी मनपसंद सब्जी तो खा पाते हैं। उसकी बात सुनकर मेरा दिल कट सा गया। मैं हर बार उसे तसल्ली देती थी कि हम एक दिन बहुत बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे, लेकिन उस दिन मैं उसे तसल्ली नहीं दे पा रही थी। फिर एक दिन मालकिन के घर में बहुत बड़ी पार्टी थी और तरह तरह के पकवान पक रहे थे। नैना ललचाई हुई नज़रों से अपने सर्वेंट क्वार्टर की खिड़की से बाहर सब कुछ देख रही थी। एक पल के लिए भी वह खिड़की के पास से नहीं हटी। तो मैंने उसे तसल्ली दी, तुम फिक्र ना करो, आज काफ़ी सारा खाना बचेगा तो मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ ज़रूर लेकर आऊँगा। यह सुनकर वह बहुत खुश हो गई थी। उसकी आंखों में उम्मीद के दिए जलने लगे और वह बेचैनी से मेरे बंगले से आने का इंतजार कर रही थी। उसी दिन पार्टी ख़त्म हुई तो मैं मालकिन के सामने हाथ जोड़कर बोली, मैडम आज नैना बहुत जिद कर रही है, अगर थोड़ा सा भी अच्छा खाना बचा लो तो दे दीजिए। वह औरत मेरी बेबसी पर हंस पड़ी और कुत्ते के बर्तन में रखी हुई मिठाई का एक टुकड़ा निकाल कर मेरी ओर बढ़ाया। मेरा पूरा शरीर हिल गया, मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत ही वो मिठाई का टुकड़ा दोबारा कुत्ते के बर्तन में रख दिया और वहाँ से चल दी। मेरे पाँव बहुत भारी हो रहे थे। सर्वेंट क्वार्टर में दो आंखें इस उम्मीद से जाग रही थीं कि माँ आज उसके लिए कुछ अच्छा खाना लेकर आएगी, लेकिन अपने खाली हाथों को देखकर मैं बस रोती जा रही थी। सबसे बड़ी मुश्किल तो यह थी कि मैं नैना को क्या जवाब दूंगी। मेरा दिल दर्द से फटा जा रहा था। अचानक नैना ने दूर से ही मेरे खाली हाथों को देख लिया था। जब मैं क्वार्टर के अंदर कदम रखी तो उसने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। मैंने उसे दाल चटनी खिलाई और सुला दिया और खुद भगवान के आगे बैठकर देर तक रोती रही। मेरी आंखों से आंसू बहते रहे और मेरे दिल की गहराइयों से प्रार्थना कि हे भगवान, तो मुझे इस काबिल बना दो कि मैं अपनी बेटी की सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकूं। मेरे हालात इतने तो बदल दो कि मैं उसे उसका मनपसंद खाना खिला सकूं। यह प्रार्थना करते करते मेरी हिचकियां बंध गईं। उस रात में एक पल भी नहीं सो सकी। मेरा दिल गम और गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन बेबसी में ही जब अगले दिन काम करने के लिए बंगले पर गई तो मुझ पर जैसे बिजली गिर गई। बंगले के अंदर मोहल्ले वालों की भारी भीड़ जमा थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो गया है जो इतने सारे लोग जमा हैं और सब लोग अपने कानों को हाथ लगा रहे थे। मैं परेशानी से भीड़ में से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ी तो यह देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि मालकिन के दोनों बच्चे कुत्तों जैसी आवाज़ें निकालते हुए बुरे तरह से चीख रहे थे। उन्हें जंजीरों से बांधा गया था ताकि वो घर से बाहर न भाग जाएं। मालकिन उनके पास ही बैठकर दोनों हाथ सिर पर रखकर बुरी तरह से रो रही थी। यह सब देखकर मेरा दिल डर से कांप उठा। मैंने पास खड़ी एक औरत से पूछा, यह सब कैसे हुआ? तो उसने कहा कि जिन कुत्तों को वो खाना खिलाती थी उन्हीं कुत्तों ने उनके बच्चों को काट लिया। उन कुत्तों के काटने से बच्चों के शरीर में कोई वायरस फैल गया है जिससे वह बिल्कुल कुत्तों जैसी हरकतें कर रहे हैं। मैंने हैरानी से पूछा, लेकिन वह कुत्ते तो ठीक थे, पागल तो नहीं थे? तो औरत बोली कि वे कुत्ते पागल ही थे,
अभी डॉक्टर उनका चेकअप करके गए हैं। उन्होंने ही बताया कि कुत्तों में रेबीज के कीटाणु थे जो अपने आखिरी स्टेज में थे। जब कुत्तों को दौरा पड़ा तब बच्चे वहीं खेल रहे थे और उन कुत्तों ने बच्चों को काट लिया। इस वजह से बच्चों की ये हालत हो गई। मैं बच्चों की हालत देखकर दुख से भर गई। इतने में ही मालकिन की नज़र मुझ पर पड़ी। वह उठकर एकदम से मेरे पास आई और मेरे कदमों में गिर गई। हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगते हुए बोली कि भगवान का न्याय है, मैंने उसके बनाए हुए एक इंसान को बहुत सताया है, इसी वजह से आज मैं इस हाल में पहुंची हूँ, मुझे माफ़ कर दो। शायद मेरे बच्चों की कुछ तकलीफ़ कम हो जाए, अपनी बद्दुआ को वापस ले लो। मैंने उनके जुड़े हुए हाथों को अपने हाथों में लिया, उन्हें चूमा और कहा कि मैंने आपको कोई बद्दुआ नहीं दी मैडम। लेकिन वह देर तक मुझे गले लगाकर रोती रही। कुछ दिनों बाद उनके दोनों बच्चों का देहांत हो गया। उस हादसे के बाद मालकिन बिल्कुल बदल गई। मैं उनका बंगला छोड़कर कहीं और काम करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। उन्होंने नैना को अपनी बेटी बना लिया और उसकी परवरिश बिल्कुल अपनी औलाद की तरह करने लगी। आज इस हादसे को कई साल बीत चुके हैं। मालकिन की मदद से अब नैना मेडिकल की पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बनने वाली है। मेरी बेटी का भविष्य अब इतना उज्जवल हो गया है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसका पूरा श्रेय मालकिन को जाता है, लेकिन मुझे आज भी इस बात का अफसोस होता है कि भगवान ने मालकिन से उनके दोनों बच्चे छीन लिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।